हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, आज मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ लॉ ऑफ मोशन। ये 11th क्लास में, किसी किसी बोर्ड में 12th क्लास में भी है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जीई एंड नीट एग्जाम। तो यहाँ पे तीन लॉ हैं जो एग्जाम में भी लिखने के लिए आते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ। ये तीनों लॉ की डेफिनेशन एग्जाम में भी आती है और इनसे जुड़े हुए जो एप्लीकेशन है उनके क्वेश्चन हमको जेडबलई और नीट में पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक बार न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, if an object is at rest or uniform motion, it will remain at its state until or unless external unbalanced force is applied। ठीक है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैं हिंदी में भी जो भी वर्ड्स होंगे वो हिंदी में भी बोलूंगा। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और अगर वो गतिशील है यानी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक हम उस पे एक्सटर्नल यानी बाहरी बल आरोपित नहीं करते। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कि हम उस पर बाहरी बल आरोपित नहीं करते। If an object is at rest or it is in uniform motion, it will remain at its state until or unless external unbalanced force is applied। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब आप देखिए कि अनबैलेंस फोर्स का क्या मतलब है। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स का मतलब है ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट में पोजीशन को चेंज करता है। जैसे ये पेन है मेरे हाथ पे, अभी देखो मैं फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन ये पेन मूव नहीं कर रहा है, तो ये बैलेंस फोर्स है। कौन सा फोर्स है बच्चों? बैलेंस फोर्स। अभी मैं थोड़ा सा ज्यादा जब फोर्स लगाया तो ये मूव करने लगा, तो ये वाला फोर्स जो है इसको बोला जाएगा अनबैलेंस फोर्स, बिकॉज इसने पोजीशन में चेंज किया। तो न्यूटन के लॉ में बैलेंस फोर्स का कोई भी मतलब नहीं है। न्यूटन के लॉ में मतलब है अनबैलेंस फोर्स का। बच्चों समझ पा रहे हो ना बच्चों मेरी जानकारी? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक? जब तक आप उस पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं करते। रेस्ट पे है तो देखो रेस्ट पे ही है, जब तक, कब तक रहेगा रेस्ट पे? जब तक हम इस पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं करते। अगर अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड करोगे तभी ये क्या करेगा? मूव करेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, ऑलरेडी वो मोशन में, किस तरह के मोशन में बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है मतलब अनएक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ऑलरेडी सपोज करो कि कोई मेरी कार है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, तो क्या वह कार रुक सकती है? अगर हम उस पे उसको रोके नहीं तो क्या वो रुक सकती है? नहीं रुक सकती। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि उसमें मोशन है ऑलरेडी, तो वो मोशन की स्टेट में है। अब ये कब रुकेगी कार? जब तक कि हम इस पे अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कार को रोकने के लिए? ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक एक टाइप का अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ही है जो कार पे लगता है, उसके बाद कार रुकती है, अन्यथा आपकी कार रुकती नहीं है। समझ में आ गया? तो आप लोगों को पहली चीज याद रखना है कि ये जो मेरा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो एक तो रेस्ट पे है कोई ऑब्जेक्ट, उसके लिए वो एप्लीकेबल है। दूसरा वो कब एप्लीकेबल है बच्चों? दूसरा वो तब एप्लीकेबल है जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है अगर किसी कार की, तो वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ही जा रहा है, तब आप उस पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई करोगे। अदरवाइज न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं होगा।
समझ में आया बच्चों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप लोग बुक में लिखा रहता है समझते हो, लेकिन थोड़ा डीप में नहीं जाते हो, फिर जब क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को उसमें डाउट क्रिएट होता है। बिकॉज अगर हम अभी थोड़ा सा डीप में पढ़ लें तो हम लोगों को डाउट नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों? तो फर्स्ट लॉ में यही बात बोली गई है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मोशन में है, कौन से मोशन में? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन, तो वो वैसा ही रहेगा कब तक? जब तक हम उस पे अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अनबैलेंस मतलब कौन सा वाला फोर्स? जो कोई चेंज करे, वो वाला जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करता रहेगा। अच्छा, अब ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्यों होता है ऐसा कि मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है? ऐसा क्यों होता है? देखो बच्चों, हम लोग फैन है, अगर हम लोग फैन को बंद करते हैं, फैन हमारा चल रहा है, तो क्या बंद करने पे वो तुरंत बंद हो जाता है? नहीं होता है ना? स्विच बंद करने से तुरंत फैन बंद नहीं होता है, बिकॉज उसमें मोशन है, और मोशन की वजह से उसमें आ गया बच्चों मोशन का इनर्शिया। क्या आ गया बच्चों? मोशन का इनर्शिया। अब मोशन का इनर्शिया आ गया उसमें, आपने फैन को बोला रुक, आपने स्विच ऑफ किया, बट वो रुकेगा नहीं, बिकॉज उसका मोशन का इनर्शिया धीमे धीमे कम होगा। इनर्शिया, इनर्शिया मतलब इनर्शिया इज एसोसिएटेड विद न्यूटन फर्स्ट लॉ। इनर्शिया किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? न्यूटन के पहले लॉ से। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया एक्चुअली अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस पर रेस्ट वाला इनर्शिया आ जाता है बच्चों। ठीक है, अगर आप लोग एकदम बैठे हो और आपसे कोई बोले खड़ा हो जाओ, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, 1 सेकंड तो लगेगा ना बच्चों। एकदम तो कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप में रेस्ट का इनर्शिया है। ठीक है, ऐसी फैन चल रहा है, उसको ऑफ करोगे तुरंत ऑफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों उसमें है मोशन का इनर्शिया। तो क्या होता है बच्चों? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट अपोजेस चेंजेस। इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की वह टेंडेंसी है जिसकी वजह से वो चेंजेस का अपोज करता है। एक हद तक वो चेंजेस का अपोज करता है, एक टाइम तक वो चेंजेस का अपोज करता है, उसके बाद वो चेंज हो जाता है, बट वो तुरंत चेंज नहीं होता है। तो बच्चों न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आप लोग अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉइंट बता रहा हूं, एग्जाम में आएगा लिखने के लिए भी, और आप लोग JEE नीट के क्वेश्चन भी इस पे बेस्ड कर पाएंगे। समझ पा रहे हो ना बच्चों? तो देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम मतलब या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगा, या फिर अनएक्सीलरेटेड मोशन में होगा, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के मोशन में होगा, तब उस पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगेगा। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ इसलिए लगता है बिकॉज ऑब्जेक्ट में इनर्शिया आ जाता है बच्चों। ऑब्जेक्ट में क्या आ जाता है? इनर्शिया आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट इनर्शिया की वजह से तत्कालीन चेंजेस का अपोज करता है, इमीडिएटली चेंजेस का अपोज करता है। ओके, डन। तो इनर्शिया की वजह से वो अपोज करता है। क्या अपोज करता है? रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, जब तक कि आप उस पर कोई भी बाहरी बल नहीं लगाते हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो, तब तक वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करके ही चलेगा। और ऐसा किस वजह से होता है बच्चों? इनर्शिया की वजह से। ठीक है, ये आप लोग इनर्शिया, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, ये तीनों की डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में ब्रैकेट में नोट कर लो, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी आप लोग नोट कर लो। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे आता है न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन मोशन? सेकंड लॉ बोलता है बच्चों चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। देखो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का तो मतलब मैंने फर्स्ट लॉ में भी बता दिया था। अनबैलेंस फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जिसकी वजह से चेंजेस आए। अगर कोई फोर्स की वजह से चेंजेस नहीं आता तो उसको बैलेंस फोर्स बोला जाएगा। तो चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम
तो मोमेंटम में चेंज किसकी वजह से आएगा बच्चों? फोर्स की वजह से आएगा। अब ये मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को बच्चों डिनोट किया गया है पी से। तो चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम मतलब डीपी अपॉन dt, ये किसके इक्वल होता है बच्चों? फोर्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बच्चों? फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम मतलब पी में चेंज होना। पी चेंज कैसे होगा? जैसे जैसे टाइम चेंज होगा पी चेंज होगा। तो पी चेंज होगा क्यों? बिकॉज हमने उस पर लगाया है बच्चों एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, जिसको डिनोट किया गया है एफ वेक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मोमेंटम है, मोमेंटम का मतलब होता है बच्चों पी, हिंदी में इसको संवेग बोला जाता है। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, वेग, वेग मतलब वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मोमेंटम इज इक्वल टू, ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो क्या होता है, मास और वेलोसिटी का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मोमेंटम बनता है। फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, मास और वेलोसिटी किस में होता है बच्चों? चलती हुई बंदूक की गोली में। करेक्ट, अगर बंदूक की गोली चल रही है तो गोली का कुछ ना कुछ मास होगा और गोली की कुछ ना कुछ स्पीड होगी। तो उसको क्या बोला जाएगा? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? मोमेंटम होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों? मोमेंटम होगा। चलता हुआ ट्रक, ट्रक का मास भी होता है और ट्रक में वेलोसिटी भी होती है, स्पीड भी होती है। तो अगर कोई ट्रक चल रहा है मतलब उसमें मोमेंटम आ जाएगा। तो अगर हम मोमेंटम में चेंज करना चाहें तो किस में चेंज होगा बच्चों? बेसिकली मास में चेंज होगा या वेलोसिटी में चेंज होगा? अगर कोई ट्रक चल रहा है, आप उस पे, चलते हुए ट्रक पे फोर्स लगाओ, या कोई ट्रक रुका भी आप उस पे फोर्स लगाते हो, तो किस चीज में चेंज आएगा बच्चों? वेलोसिटी में चेंज आएगा। बिकॉज मास में तो फोर्स लगाने से चेंजेस आएगा नहीं, तो चेंज किस में आ जाता है बच्चों? वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। तो वेलोसिटी मोमेंटम का ही एक फंक्शन है, बिकॉज पी इज इक्वल टू एम इंटू बी। तो इसलिए बोला गया है कि संवेग में जो परिवर्तन होगा वो बाहरी बल के बराबर होगा। ठीक है, संवेग में परिवर्तन टाइम के रिस्पेक्ट में किसके इक्वल होगा बच्चों? बाहरी बल के इक्वल होगा। चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। एफ वेक्टर इज इक्वल टू डीपी अपॉन dt। इस नियम को, इस रूल को, इस लॉ को हम लोग बाद में और अच्छे से देखेंगे और इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग इतना समझ लो कि वेलोसिटी में चेंज होता है बिकॉज हम लोग फोर्स लगाते हैं। तो वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से मोमेंटम भी चेंज होता है बिकॉज p इज इक्वल टू कितना होता है? m इंटू भी। थर्ड लॉ बच्चों क्या बोलता है? ये लॉ हम लोगों को पहले से भी पता है, एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बच्चों क्या होता है, हम लोग कोई भी जब एक्शन फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं बच्चों? एक्शन फोर्स लगाते हैं, तो हमको बदले में क्या मिलता है बच्चों? रिएक्शन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? रिएक्शन फोर्स मिलता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है, लेकिन अलोंग दी लाइन लगता है, एक ही लाइन पे लगता है। समझ पा रहे हो ना बच्चों? तो अगर आप कोई भी एक्शन फोर्स अप्लाई करोगे तो आपको बिल्कुल उसके इक्वल में रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मैंने ये बोर्ड है बच्चों, इसमें ऐसे किया, ये देखो बोर्ड को, तो जब मैं इस बोर्ड में ऐसे मार रहा हूं तो मेरे को भी तो रिएक्शन फोर्स मिल रहा है। तो मैंने जो बोर्ड पे लगाया वो एक्शन फोर्स था और बोर्ड ने जो मेरे पे लगाया वो रिएक्शन फोर्स था। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगी। एक्शन फोर्स लगा बोर्ड पे, रिएक्शन फोर्स लगा मेरे हाथ पे, लेकिन अलोंग ए लाइन ही है, एक ही लाइन में है ना बच्चों। ये देखो, ये एक ही लाइन में जा रहा है ना बच्चों, समझ पा रहे हो ना? तो एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पे न्यूटन के तीनों लॉ खत्म हुए। आप लोग इनको अपनी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट के साथ नोट कर लीजिएगा। आगे मैं
और अच्छी वीडियो लाऊंगा लॉ ऑफ मोशन पे और बेहतरीन क्वेश्चन लाऊंगा JEE और नीट के लिए। आशा करता हूँ बच्चों आप मेरी जानकारी को समझ पाए। जल्दी ही मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।